नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ मलबे का मालिक कहानी है, जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में ये कहानी रखा गया है। ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है। शुरुआत करते हैं कहानी। साढ़े 7 साल के बाद कोई लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज़्यादा चाव उन घरों और बाज़ारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती नज़र आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहाँ की हर चीज़ को देख रही थी, जैसे वह साधारण शहर ना होकर एक अच्छा खासा आकर्षक केंद्र हो गया हो। तंग बाज़ारों में से गुजरते हुए वो एक दूसरे की पुरानी चीज़ों की याद दिला रहे थे। देख फतहद्दीना मिस्री बाज़ार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर सुखी भटियारिन की भट्टी थी जहां अब वह पान वाला बैठा है। यहाँ नमक मंडी देख लो। खान साहब यहाँ की एक एक लालाइन व नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों के बाद बाज़ारों में तुर्रेदार पगड़ियाँ और लाल तुर्की टोपियाँ नज़र आ रही थीं। लाहौर से आए मुसलमानों में काफ़ी संख्या के ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती थी और कहीं अफसोस घिर आता था। वल्लाह कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सब मकान जल गए थे? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक़ सुनाई दे जाते, वली या मस्जिद जो कि त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकतापूर्वक उस तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमान को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनके बगलगीर होने लगते। ज़्यादातर वो आगंतुकों से ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर को क्या हाल है? अनारकली में अब तक पहले जितनी रौनक होती है या नहीं? सुना है सहाल मीगट का बाज़ार पूरा नया बना है। कृष्ण नगर में तो कोई ख़ास तब्दील नहीं आई है। वहाँ का रिश्तपुरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? कहते हैं कि पाकिस्तान में अब अब्बू का बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, या ठीक है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती है कि लगता है था लाहौर एक शहर नहीं, हज़ारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हाल जानने के लिए उत्सुक हैं। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। बाज़ार बासा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाज़ार है, जहाँ विभाजन से पहले ज़्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। वहाँ ज़्यादातर बासों और सातीरों की दुकानें थीं, जो सब की सब एक ही आग में जल गई थी। बाज़ार बासों की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाज़ार बासा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में आ गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4 छह घर जलकर राख हो गए थे। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी हो गई थी, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद हैं। नई इमारतों के बीच बीच में वही मलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत करते हैं। बाज़ार बासा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाज़ार के रहने वाले ज़्यादातर लोग अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी में भी लौट कर आने की हिम्मत नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाज़ार में आया और वहाँ की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाई तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने को हुई, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहाँ बाहर की ही खड़ा रह गया, जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह वही गली है जिसमें वह जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ा खेल रहे थे, और कुछ फासले पर 2 स्त्रियाँ ऊँची आवाज़ में चीखती हुई एक दूसरे को गालियाँ दे रही थीं। सब कुछ बदल गया है, मगर बोलियाँ नहीं बदली। बूढ़े मुसलमान ने धीरे स्वर में अपने से कहा। वो छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पैजामे से बाहर को निकल रहे थे। घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे।
गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकारा, इधर आ बेटे, आ तुझे जिज्जी देंगे आज, आ। और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगा। बच्चा एक क्षण के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर उसी तरह होठ बिसोरकर रोने लगा। एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे को बाँह से पकड़ गली में ले गई। बच्चा रोने के साथ साथ वह अपनी बाँह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर साथ सटा लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर, कसम खाने रोएगा तो वह मुसलमान तुझे पकड़ कर ले जाएगा। कह रही हूँ चुप कर। बूढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह उसने वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतार कर वहाँ थोड़ा खुजलाया और टोपी अपनी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने थोड़ा काँप रहे थे। उसने गली के बाहर की एक बंद दुकान की तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहाँ पहले ऊंचे ऊंचे सहातीर रखे रहते थे, वहाँ अब एक 3 मंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर दो मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ सी बैठी थीं। बिजली खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप में उड़ते जर्रों को देखता रहा। फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। बुढ़े को वहाँ खड़े देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? बूढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। उसने होठों पर जबान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटे तेरा नाम मनोरी है ना? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपने मुट्ठी में लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? 7.5 साल पहले तू इतना सा था, कहकर बूढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे। बूढ़े ने कहा, मेरा लड़का चिराग दीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा है कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूँ। बूढ़े ने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। तुम तो शायद काफ़ी पहले यहाँ से चले गए थे। मनोरी के स्वर में संवेदना भर आई। हाँ बेटे, यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं अकेला पहले निकल कर चला गया था। यहाँ रहता तो उसके साथ मैं भी, कहते हुए उसे एहसास हुआ कि यह बात उससे नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह से रोक लिया, पर आंखों में आए आंसुओं के नीचे बह जाने दिया। छोड़ो गनी मियाँ, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बाँह अपने हाथ में ले ली और चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूँ। गली में खबर इस तरह फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई थी, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर मिलते ही जो स्त्रियाँ गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थी, वो पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गईं। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था। यह रखा पहलवान जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गली में झाँक रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर उनमें हल्की चहमो गोइयाँ शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफ़ेद हो जाने के बावजूद चिराग दीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों की दिक्कत नहीं हुई। वह था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर ठिठुरकर फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफ़ी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल से देखकर उसे जो झुर्रिया हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जबान पहले से और भी खुश हो गई, घुटने भी ज़्यादा कांपने लगा। यह मलबा है? उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया। मनोरी ने उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखा, उसकी बाँह को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया और मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झाग रही थी। लोहे और लकड़ी के सामान उसमें से कब का निकाला जा चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियाँ थी, जिनकी कालिक पर अब सफ़ेदी की हल्की हल्की ता उभर आई थी।
उस मलबे के पास से देखकर गनी ने कहा, यह बाकी रह गया है। यह और इसके घुटने जैसे जवाब दे गई और वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज़ निकली, हाय और चिराग दीना। जले हुए किवाड़ का वह चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेसे झड़कर आसपास बिखर गए थे। कुछ रेसे गनी की टोपी और बालों पर आ रहे थे। उन रेसों के साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों की पटरी पर इधर उधर सरसराने लगा। वह छिपने के लिए सुराख ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, पर कोई जगह न पाकर एक बार सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। खिड़कियां से झांकने वालों चेहरों की संख्या पहले से कहीं ज़्यादा हो गई थी। उनमें चहमे गोइयाँ चल रही थी कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चिराग दीन का बाप गनी आ गया था, इसलिए 7.5 साल पहले की वह सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वह मलबा ही गनी को उसकी सारी कहानी सुना देगा। कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था। जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया, कहा कि वह 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। वहाँ के हिंदुओं पर उसका काफ़ी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कौड़ बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीबी जुबेदा और दोनों लड़कियां किसवर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगी। चिराग ने डेहरी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती भी चढ़ बैठा। चिराग उसका छुड़े वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबेदा, किसवर और सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाई और चीखती हुई नीचे डेहरी की तरफ दौड़ी। रखे की एक शागिर्द ने चिराग की जदोजहद करती बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को अपने घुटनों से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है भैन के, तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले पाकिस्तान। और जब तक जुबेदा, किसर और सुल्ताना नीचे पहुंची, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थी। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबेदा, किसवर और सुल्ताना की चीखने की आवाज़ सुनाई देती रही। रखे पहलवान और उनके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान दे दिया, मगर दूसरे तब्दील रास्ते से उसकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही थी। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका था तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नज़र रखकर ही उस चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, मगर आग लगाने वाले का तब से आज तक पता नहीं चल सका था। अब 7.5 साल से रखा है उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा था, जहाँ ना वह किसी को गाय या भैंस बांधने देता था और ना ही खुमचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी इजाज़त के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि यह सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी तक पहुंच जाएगी। जैसे मलबे को देखकर ही उसी सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे की चौखट को बाहर लिए हुए रो रहा था। बोल चिराग दीना, बोल, तू कहाँ चला गया? ओ किसवर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, गनी के पीछे कुछ क्यों छोड़ दिया? और भुरभुरे किवाड़ से लकड़ी के रेसे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया या वह खुद ही गया, यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है और उसके गले में थोड़ा झाग उठाया है, जिससे उसे खांसी आ गई है और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया है। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती से धोखनी की सी आवाज़ निकली और उसका निचला होठ थोड़ा बाहर का फैल आया। गनी अपने मलबे पर बैठा है। उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसा है? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग से घर आई और आवाज़ में कहा, मगर वहाँ बैठा है। लच्छे ने आंखों में एक रहस्यमय संकेत लाकर कहा, बैठा रे तू चिलमला। रखे की टांगें थोड़ी फैल गई है और उसने अपनी नंगी जागों पर हाथ फेर लिया। मनोरी ने अगर उसे कुछ बता दिया तो लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी क्षण उसी रहस्यपूर्ण ढंग से कहा, मनोरी की क्या सामत आई है? लच्छा चला गया।
कुएं में पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर अपने हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके हाथ में दी तो उसने कस खींचते हुए पूछा, और तो किसी से गनी की बात नहीं हुई है? नहीं, ले। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। मनोरी गनी की बाँह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कस खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की तरफ लगी रहती। मनोरी गनी की बात थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था, उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुँचते न पहुँचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा और उसके गले में अस्पष्ट सी घरघराहट हुई और वह बोला नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा। मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिरागदीन का बाप। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में से उसे देखकर एक चमक सी आ गई थी। सफ़ेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरों की झुर्रियाँ भी कुछ फैल गई थी। रखे का चेहरा का निचला ओठ भड़का, फिर उसकी छाती से भारी स्वर निकला, सुना गनिया। गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देकर उसी तरह रह गई। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों से चहमगोइयाँ तेज हो गई थी कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता है। अब वो दिन नहीं रहे बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा ना इसका है और न गनी का। मलबा तो सरकार की मलकियत है। मरदूद किसी को वहाँ गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता है। मनोरी भी डरपोक है। इससे गनी को बता क्यों नहीं दिया कि रखे ने ही चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा है? रखा आदमी नहीं साड़ है, दिन भर साड़ की तरह गली में घूमता है। और गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या हो गया है? भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ मिट्टी देखने आया हूँ। बसे घर की आज यही निशानी रह गई है। तू सच पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को मन नहीं करता है। और उसकी आंखें फिर छलछला आई। पहलवान ने अपनी टांगें समेट ली और अंगोछा कुएं की मुड़ेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया और लच्छे ने चिल्लम उसी तरफ बढ़ा दी और वह कस खींचने लगा। तू बता रखे, यह सब हुआ किस तरह? गनी किसी तरह अपने आंसू रोककर बोला, तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था। उसमें इतनी भी समझदारी नहीं थी। ऐसे ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज़ में एक अस्वाभाविक सी गूंज थी है। उसके होठ गाढ़े लाड़ से चिपक गए थे। मूछे के नीचे पसीना उसके होठ पर आ रहा था। उसे माथे पर किसी चीज़ का दबाव महसूस हो रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान में तुम लोगों को क्या हाल है? उसने पूछा। उसके गले की नसों में एक तनाव आ गया था। उसने अंगोछे से बंगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींचकर गली में थूक दिया। क्या हाल बताऊं रखे? गन्नी दोनों हाथों से छड़ी पर बोझ डालकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है। चिराग वहाँ साथ होता तो और बात थी। मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चला चल, पर वह जिद पर अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यहाँ नहीं सोचा कि गली में खतरा ना हो, पर बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों ने अपनी जान दे दी। रखे तो तेरा बहुत भरोसा था, कहता था कि रखे के रहते मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। मगर जब जान पर बन आई तो रखे के कोई के रोके भी न रुकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अतड़ियों के पास एक जैसे कोई चीज़ उसकी सांस को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके तलुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियाँ सी ऊपर उसे उतरती और तैरती हुई उसकी आंखों के सामने से निकल जाती। उसे अपनी जबान और ओठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछों से ओठों के कोनों को साफ किया। साथ ही उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है।
गनी ने देखा कि पहलवान के ओठ सूख रहे थे और उसकी आंखों के गिर्द दायरे गहरे हो गए थे। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बंद की बंदगी माफ़ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया, सो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। और वह छड़ी के सहारे उठ खड़ा हो चलते हुए उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान। रखे के गले में मध्यम सी आवाज़ निकली। अंगोछा लिए हुए उसके हाथों दोनों हाथ जुड़ गए। गनी हसरत भरी नज़र से आसपास देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चहमे गोइया चलती रही कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा कि गनी के सामने रखे का ताल्लुक कैसे खुश हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबेदा कितनी अच्छी थी। वह रखे मरदूद का घर ना घाट है, इससे किसी की माँ बहन का लिहाज था। थोड़ी देर में स्त्रियाँ घरों से गली में उतर आए और बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। 2 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। रखा गाड़ी शाम तक कुएं में बैठा खखाड़ता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां गुजरते हुए उससे पूछा, रखे सा सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ आया था, रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया। फिर कुछ नहीं चला गया। रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाहर बाई तरफ की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों की आवाज़ दे देकर पास बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता रहता था। मगर उस दिन वह वहाँ बैठे लक्ष्य को अपनी वैष्णो देवी की उस यात्रा का वर्णन सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। लक्ष्य को भेजकर वह गली में आया और तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को देखकर वह आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा। तत् का तत् 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 भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे के चौखट पर बैठ गया। गली उस समय सुनसान थी। कमेटी की बत्ती न होने से वह शाम से भी ही अंधेरा हो रहा था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की हवा आवाज़ करता हुआ बह रहा था। रात की खामोशी को काटती हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाज़ें मलबे की मिट्टी में से सुनाई दे रही थी। च्यू च्यू च्यू, चिक चिक चिक, किर 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 किर, रि 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 चिरर। एक भटका हुआ कौवा ना जाने कहाँ से उड़कर उस चौखट पर आ बैठा। इससे लकड़ी के कई रेसे इधर उधर छितरा गए। कौवे के वहाँ बैठते ना बैठते मलबे के एक कोने से लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। औ औ औ। कौवा कुछ देर सामा साथ चौखट पर बैठा रहा, फिर पंख फड़फड़ाता हुआ कुएं की पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज़ में बोला, दूर दूर दूर, मगर कुत्ता उस और पास आकर बोले। पहलवान ने ठेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका और कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया। उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को माँ को गाली देकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सील पर लेट गया। उसके वहाँ से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुँह करके भौंकने लगा। काफ़ी देर भौंकने के बाद जब उसे गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया तो एक बार कान झटक मलबे पर लौट गया और वहाँ कोने में बैठकर गुर्राने लगा। यहीं पर एक कहानी समाप्त होती है। ये कहानी वेरी इंपॉर्टेंट है। मलबे का मालिक। यदि कहानी आप सभी को अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड माय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मित्रों में अभी हमारे चैनल की शुरुआत हुई है। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उत्साह वर्धन होगा और मैं कहानी वीडियो और सिस्टम बढ़ेगा तो मैं सब कुछ लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।